जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं या फिर उससे अफिलेटेड जो कॉलेज है यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो संबंधित कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास का 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कितने बच्चे मध्यकालीन इतिहास को केवल हिस्ट्री कहते हैं, ओनली इतिहास कहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पेपर का नाम देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 डी। अपना पेपर कोड भी देख लीजिए HIS 101F। ठीक है, टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इस क्लास में होने वाले हैं और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि ये महासंग्राम मैराथन क्लास होने वाले हैं। क्लास लंबा चलेगा तो आप लोग को लंबा टिकना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज की होने वाली है। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए, कह दीजिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर भैया आपके क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखें, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, शुरू में ही मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, मैंने आप सभी से वादा किया था कि देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों को मैं एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और एग्ज़ाम से पहले आपको सॉल्वेंट मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस सब मैंने आपको दे दी है। ठीक है, एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने अपने वादा पूरा किया, तो आप लोग भी अपना वादा पूरा करेंगे। क्या सर जी वादा किए थे? तो आप लोगों ने कहा था कि मैं क्लास को शेयर करूंगा आगे व्हाट्सएप पर, तो ज़रूर शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। यानी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में 3 साल आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतर तैयारी आपको बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। मैंने पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको भी दे दिए हैं। आप तक अभी ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है और दूसरे विश्वविद्यालय का भी MCQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, तो सभी देख लेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है महासंग्राम मैराथन क्लासेस है, तो रिवीजन के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पैराडाइज लास्ट किसकी रचना है? शेक्सपियर की, चासर की, मिल्टन की या पेट्रार्क की? पैराडाइज लास्ट पुस्तक मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि पैराडाइज लास्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सर जी पढ़ाया नहीं गया। ऐसा नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आए हैं तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई कविता पैराडाइज लास्ट एक कविता है। ठीक है, इसको लिखने का काम 1658 में शुरू हुआ था। ठीक है, और यह 1663 में पूरी हुई थी। ठीक है, और यह जो कविता है 1667 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई थी। पूछेगा पैराडाइज लास्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1667 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो सारे नोट्स और PDF हैं ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास के ठीक नीचे PDF और नोट्स सारे ये पड़े रहते हैं फ्री में, तो आप लोग एकदम फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी कॉलेज के न्यूज़ रहते हैं वो सभी न्यूज़ और जो संबंधित कोई भी न्यूज़ होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महासंधि विग्रह ठीक है, महासंधि विग्रहिक होता था, सैन्य अधिकारी होता था, न्यायाधिकारी होता था, शांति एवं युद्ध के लिए मंत्री होता था या राजस्व अधिकारी होता था? तो महासंधि विग्रहिक जो होता था साथियों, ये शांति एवं युद्ध के लिए मंत्री होता था, सी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने 2022 2023 के क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं, 2024 के क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला, तो 2024 का मैंने क्वेश्चन जो है बुक से आप लोगों का ले लिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, बुक से याद आया, आप लोग यूपीएच से पढ़ते हैं, यूपीएच में इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत रहता है, आप लोग वहाँ से पढ़ कर आते हैं क्लास लेने और क्लास में कहते हैं सर जी इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग खुद रिसर्च पहले कर लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। इससे क्या होता है, बच्चे भ्रामक में पड़ जाते हैं कि सर जी हो सकता है ये गलत हो। ऐसा नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा इस पूरे क्लास में। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग खुद रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, अरहट अथवा रहट का प्रयोग किया जाता था? कहाँ प्रयोग किया जाता था? कृषि के लिए, व्यापार के लिए, सिंचाई के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए।
2024 का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2024 में पूछा गया था। राजपूतों के पराजय का कारण क्या थे? राजपूतों के पराजय के कारण थे, राजपूतों में आपसी एकता का अभाव था, राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली थी और अस्थायी सेना का भी अभाव था। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासेस कराए हैं, लगातार प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर और ये महासंग्राम मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग पूरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये भी 2024 का क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं, यदुनाथ सरकार हैं, बी.ए. स्मिथ हैं या कल्हड़ हैं? ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल बी.ए. स्मिथ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा कि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था या फिर लिखा कब गया था, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब साल 1920 में प्रकाशित हुई। यह किताब क्लेरेंडन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। लिखा किसने था ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब को? बी.ए. स्मिथ ने। कब प्रकाशन हुआ था इसका ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया का? 1920 में। अच्छा, किसने प्रकाशित किया था? तो क्लेरेंडन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 2024 में प्रश्न पूछा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, विषय थी ग्राम, राज्य या फिर भुक्ति होती थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, यानी गांव होता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2024 का में पूछा गया था आपका कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को, इत्सिंग को, फाहियान को या हर्षवर्धन को? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए बाकी सारे मैंने जितने भी क्लासेस कराए हैं सब प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 60 क्वेश्चन लिखा है तो 60 क्वेश्चन क्या पढ़ें, ऐसा नहीं है। उस 60 क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, बी.ए. सेमेस्टर वाला सर ने कितना शानदार तरीके से बताया है सारे क्लासेस को। ठीक है, चले सिमकार थे, सिमकार कौन थे? 2024 का ये क्वेश्चन है। सिमकार कौन थे? जमीनों को नापने वाले थे, डाकू थे, सेनापति ये थे या फिर पत्राचार विभाग के थे? तो सिमकार जो होते थे दोस्तों, ये ज़मीनों की नाप करने वाले होते थे, यानी ज़मीन नापते थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में ये आपका पूछा गया था। ये भी आपका 2024 में पूछा गया था। अमात्य कहा जाता था सेनापति को, गुप्तचर को, मंत्री को या फिर पुलिस को? अमात्य किसे कहा जाता था? बिल्कुल मंत्री को अमात्य कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। 2022 का एक क्वेश्चन है। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था? हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर इसी प्रश्न को लेकर कितने बच्चे कहते हैं सर जी ये यदुवंशी थे? बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद पहले इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करने आइए, या फिर आपके पास बुक्स होगा तो बुक्स में भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। ये 2 साल पूछा गया था, 22 और 24 में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या फिर मिहिर भोज ने? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरा मैंने लिख डाला है, पूरा एकदम ऑपरेशन कर दिया है इस प्रश्न का, एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये सब आपको फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है सर, याद हो गया। देखिए नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये भी याद हो गया। अच्छा, पूछेगा कि नागभट्ट प्रथम का शासन कब से कब तक रहा था? तो 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, अच्छा, नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज थी, ये भी पूछा जाता है। नागभट्ट प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे, पूछेगा उज्जैन, मथुरा, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्र, तो ध्यान रखेंगे कन्नौज था। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा। उन्होंने सिंध के अरबों को हराया था, पूछता है किसके हराया था, किन लोगों को? तो सिंध के जो अरबी थे उनको हराए थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। उन्होंने काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजस्थान के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया था। इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा सर? तो ऐसे पूछता है कि नागभट्ट प्रथम ने इनमें से किस राज्य पर कब्जा नहीं किया था? तो जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप एग्जाम में उत्तर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजस्थान
के कई क्षेत्रों पर कब्जा किए थे। ठीक है। अच्छा, नागभट्ट प्रथम ने कुचामल किले का निर्माण कराया था। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि नागभट्ट प्रथम ने किस किले का एक किले का निर्माण कराया था जिसका नाम है, क्या नाम है, तो कुचामल किला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नागभट्ट प्रथम के बाद सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा सबसे महान शासक कौन था? दूसरा सबसे महान शासक मिहिर भोज थे। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे शक्तिशाली शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज थे। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बाद। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में योगदान दिया। आगे याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के मंदिर खुले मंडप शैली के होते थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के मंदिरों की जो शैली थी वो किस प्रकार की थी, तो ये खुले मंडप वाली शैली के होते थे। ठीक है। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं की मूर्तियां और नक्काशीदार पैनल भी बहुत सुंदर होते थे। ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है 2022 का है ये, भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? तो ये RS शर्मा की है। ठीक है, राम शरण शर्मा की। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 2022 का मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया है। हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है सूर्यवंशी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी 2022 में पूछा गया था। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, 22 में पूछा गया था ये 2022 में। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, 2023 में ये पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था? मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, सुबुक्तगीन ने या मोहम्मद बिन कासिम ने? भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। अब जजिया कर के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा 6 सेमेस्टर तक। ठीक है, देखें, भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है सर, याद हो गया। देखिए 712 ईस्वी में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लागू किया गया था। पूछा जाता है जजिया कर सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दिल्ली में इस कर को लागू करने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक था। ठीक है, दिल्ली में जजिया कर किसने लागू किया था? फिरोज तुगलक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जजिया एक तरह का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। यानी मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, सभी जात पात के रहते हैं। तो इसमें जो मुस्लिम होते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। जो गैर मुसलमान होते थे जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सभी से जजिया कर वसूला जाता था। ठीक है, मुसलमानों से नहीं वसूला जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है। देखिए जजिया कर को मुगल शासक अकबर ने 16वीं शताब्दी में खत्म कर दिया था। ठीक है, जजिया कर को समाप्त करने वाले कौन से शासक थे? अकबर थे। फिर औरंगजेब आया ससुरा। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया था। ठीक है, फिर आगे देखिए सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जजिया कर को रद्द कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए जजिया एक धार्मिक कर था। ठीक है। अच्छा, जजिया कर मुगल शासक अकबर ने 16वीं शताब्दी में खत्म कर दिया था और लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था ये जजिया कर। उसके बाद फिरोज तुगलक ने लगाया था जजिया कर। उसके बाद जब अकबर आए तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। फिर आपके औरंगजेब आया। ठीक है, औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में फिर जजिया कर लागू कर दिया। औरंगजेब के बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ठीक है, इसने भी गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कितने शानदार तरीके से आपको मैंने बता दिया। आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं याद है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में से। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी, ये तीनों विद्वान थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें, अब अलबरूनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे।
अल-बरूनी एक फारसी विद्वान थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारज़्म में हुआ था। ठीक है। उन्होंने अपने ज़्यादातर जीवन गजनवी की राजधानी गजनी में बिताया। साल 1070 ईस्वी में वे भारत आए थे। अल-बरूनी को इंडोलॉजी का संस्थापक और पहले मानव विज्ञानी कहा जाता है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। इंडोलॉजी का संस्थापक किसे माना जाता है? अल-बरूनी को। पहला मानव विज्ञानी किसे माना जाता है? अल-बरूनी को। ठीक है। अच्छा, किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। ये दोनों पुस्तकें फेमस है और दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। देखिए, वहीं फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। उनका पूरा नाम क्या था? अबू एल कासिम फिरदौसी तूसी। ठीक है। पूरा नाम भी पूछा जाता है तो इसलिए मैंने पूरा नाम भी आपको बता दिया। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पुस्तक का लेखक कौन था? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पुस्तक के जो लेखक हैं वो बर्क महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मानववाद से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिवाद से, पूंजीवाद से, उपनिवेशवाद से या उन्नत ज्ञान से? मानववाद जो है उन्नत ज्ञान से तात्पर्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 है, किसे मानववाद का जनक कहा गया है? पेट्रार्क को, रोजन बेकर को, रुडोल्फ एग्रीकोला को या फिर जॉन र्यूक्लिन को? बताइए, मानववाद का जनक किसे कहा गया है? पेट्रार्क महोदय को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन जो है ये माइकल एंजेलो को कृति है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अगला क्वेश्चन है 2017, 18, 2023 में पूछा था, अशोक के अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश? प्राकृत भाषा है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पूछा गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था तो सम्राट अशोक ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप को एकदम मैंने ऑपरेशन कर दिया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। पूछा जाता है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा है और यहाँ कई स्तूप और स्तंभ है। ठीक है। सांची के स्तूप को भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। आगे देखिएगा, देखें, सांची के स्तूपों के प्रवेश, अच्छा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। सांची के स्तूपों के प्रवेश द्वारों पर बौद्ध के जीवन और उनके पिछले अवतारों के दृश्य उकेरे गए हैं। ठीक है। सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सांची के स्तूपों को समय के नुकसान पहुंचाया। ठीक है। सांची के स्तूपों को समय ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन साल 1818 में ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी टेलर ने इसे फिर से खोजा था। ठीक है। साल 1912 से 1919 के बीच पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने यहाँ जीर्णोद्धार का काम कराया था। ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 15, 18, 19 में पूछा था, प्रियदर्शी दूसरा नाम था किसका? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम के या कनिष्क का? प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? अशोक का नाम था। ए ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, अशोक की ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस पुराविद ने पढ़ा? ठीक है। कनिंघम ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन एलन ने या विसेंट स्मिथ ने? अशोक की ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका 3 साल पूछा जा चुका है। अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका गई थी? तो उनका नाम क्या था? बताइए। संघमित्रा नाम था इनका। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 25 का। चलिए, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में कलिंग युद्ध की? तो ये जब 8 साल के थे तभी किए थे। ठीक है। सी ऑप्शन 8वें वर्ष में। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। राज्याभिषेक के बाद 8वें साल में ये किए थे। ठीक है। 8 साल के थे तब नहीं।
2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये 100% आएगा इस बार एग्जाम में। तो जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2022 में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन माने होता है बंदरगाह, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था ये आपका लोथल में स्थित है, ठीक है। लोथल में स्थित था, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोथल कहाँ है? भारत में है। भारत में कहाँ? गुजरात में। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2022 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने साल 1921 में की थी। यह सभ्यता सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा में खोजी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होगा भैया, ए ऑप्शन राइट है। क्यों निर्धारित होगा चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैदिक काल में कुंभा नदी अफगानिस्तान के काबुल में बहती थी। आधुनिक काल में इसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का एक और नाम कोफेसा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चले 2022 का एक क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान या हरियाणा? पंजाब में, ठीक है। तो कालीबंगा जो स्थित है ये आपका राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए कालीबंगा के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह घग्गर नदी के बाएं किनारे पर है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 है आप लोगों का। 2023 में यह पूछा जा चुका है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों कुल 18 है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 18 पुराण वो कौन कौन से हैं सर जी? चलिए बता देते हैं। सनातन धर्म में पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन सी? ध्यान से देखेंगे। देखें, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। अच्छा पूछा जाता है पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या फिर पुरानी कथा। चलिए अगला प्रश्न है 2022 में पूछा गया था, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे। 2023 का क्वेश्चन है, कौन है भैया प्रबंध चिंतामणि के लेखक? कौन है? बिल्कुल मेरु तुंगाचार्य हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यूपीएस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, चाहे वो राजेंद्रा हो, चाहे वो यूपीएस हो, चाहे कोई भी सीरीज हो। कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो पहले आप लोग रिसर्च कर लीजिए फिर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। 2023 का एक क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 2023 का एक क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है। अब प्रथम बौद्ध संगीति से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सर जी? चलिए दिखाते हैं। बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, ये याद हो गया आपको, ठीक है। यह संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, ठीक है, यह भी याद हो गया। यह संगीति हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, यह भी याद हो गया सर जी। आगे देखिए, इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, ठीक है। यह संगीति बौद्ध बुद्ध के निधन के बाद आयोजित की गई थी। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना था, ठीक है। ये मैं आपको 4th 5th सेमेस्टर का पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। हालांकि इतनी गहराई से आपको 1st सेमेस्टर में नहीं पूछा जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2023 में मैं पहले से ये आपको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम फटाफट आप एकदम गोला लगा के चले आएंगे, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमल्ला माला की पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में? बताइए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका नर्मदा घाटी में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो यथर्व वेद में कहा गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था? 2023 का क्वेश्चन है। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या पावापुरी, बताइए इन चारों में से कौन निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बिल्कुल बोध गया, ठीक है, बोध गया आपका निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ये ऑप्शन आपका राइट है। 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले? जुते हुए खेतों मतलब जोते हुए खेत, ठीक है। 2023 का एक क्वेश्चन है। कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल, कहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगन से। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए कालीबंगा आपका स्थित है, रोपण भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। 2023 का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2024 का क्वेश्चन है, बुर्जहोम संबंधित है, बुर्जहोम नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? 2022 का एक क्वेश्चन है। 2024 में 100% ये देखने को मिलेगा, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? 2022 का एक क्वेश्चन है, मैंने इसे सॉल्व भी करा आपको, ठीक है। अंग प्रदेश की राजधानी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन 2022 का है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या फिर कर्मकांड में? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पूजा किसकी करते थे? पशुपति शिव की, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चला अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, ये महासंग्राम मैराथन क्लास रिवीजन क्लास है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक केपी जायसवाल थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट होता है तो आप लोग बहुत घबरा जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए, बोल दीजिए सर इसका मुझे ये क्वेश्चन का ए आंसर लग रहा है, इसका डाउट मुझे क्लियर करिए। उसका एक भी पैसा चार्ज नहीं है भाई, ठीक है। बीए सेमेस्टर वाला एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लेता है, किसी भी प्रकार से पीडीएफ नोट्स क्लासेस और जो भी आपके डाउट हैं इन सभी के एक भी क्लासेस के मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है की पुस्तक का नाम था? यानी डायरेक्ट इस प्रश्न का मतलब है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका या फिर द हिस्ट्रीज, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का इसमें, ठीक है। चलिए बात ध्यान रखेंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस है, तो जितने भी क्लासेस मैंने कराए हैं सभी में इसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जो अगला आप पढ़े हैं उसको मैंने नहीं कराया था, ये बात ध्यान रखेंगे। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है, माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाणकालीन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाणकाल को माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक औजार पत्थर के छोटे छोटे औजार होते हैं, इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। ये औजार आमतौर पर चकमक पत्थर या चट से बनाए जाते थे, ठीक है। इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा और चौड़ाई आधा सेंटीमीटर होती थी। इनका इस्तेमाल भाले की नोक और तीर के सिरे बनाने में किया जाता था। ये औजार त्रिभुज, अर्धचंद्र, समलंब चतुर्भुज जैसे कई आकृतियों में पाए जाते थे, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये मटेरियल, ठीक है। भले से बाद में लोग मेरी नकल करने लगे, लेकिन अभी आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलेगा, ठीक है। किसने कहा था कि, क्योंकि देखें मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ एकदम दिल से मेहनत करूँ ताकि आप लोग हमेशा खुश रहें, ठीक है। एक बार पढ़ें आप हमसे खुश रहें, बस वही मेरे लिए बहुत है।
किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों। 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्रोत ने, ठीक है, किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? बताइए किस में उल्लेख है? तो मेगास्थनीज की इंडिया में। ए ऑप्शन आपका राइट है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये रिवीजन क्लास से जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? महावंश, दिव्यावदान, दीपवंश या मिलिंद पंदो? तो ध्यान रखेंगे साथियों, जो आपका दिव्यावदान है, ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, दिव्यावदान के बारे में देखिए, दिव्यावदान एक संस्कृत ग्रंथ है जो बुद्ध के जीवन और उपदेशों के बारे में बताता है। यह महायान और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, देखिए महावंश, ठीक है, यह पाली भाषा में लिखा गया है और श्रीलंका के इतिहास को बताता है। ठीक है, चलें अब आगे देखिएगा, दीपवंश, यह भी पाली भाषा में लिखा गया है और श्रीलंका के इतिहास को बताता है। मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, यह पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें मिलिंद यानी ग्रीक राजा मेनेंडर और भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद को दर्शाया गया। ठीक है, ये सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है, देखिएगा जब आप आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? एरण, भीतरी, विदिशा या फिर प्रयाग में? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एरण में आपका सती प्रथा की घटना का उल्लेख है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण में मिले भानुगुप्त के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, डाउट क्लियर। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें बताया गया है कि भानुगुप्त के मित्र गोपराज होड़ों से लड़ते हुए मारे गए थे और उनकी पत्नी ने सती होकर आत्मदाह कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? सार्थवाह किसे कहते हैं? बताइए, सार्थवाह किसे कहते हैं भैया? सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, दी स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई है। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे भैया? तो ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। डी ऑप्शन राइट है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे। देखें, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 और मृत्यु 26 फरवरी 1966। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माता जी का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूर्व आर्य से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब पूर्व आर्य क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। भारत में वैसे तो मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल यानी वैदिक काल से ही हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर काल में पूछेगा तो वैदिक काल आप लोग ध्यान रखिएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे इसे। देखिए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में मिला था। यह एक प्राचीन संरचना है और तीसरी सहस्त्राब्द ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसे बनाने के लिए भट्टी से निकाली गई पकी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इसका निर्माण एक कृत्रिम टीले पर किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। ठीक है, भगवान शिव की। ए ऑप्शन राइट है। देखें, इतिहासों में ये कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको बसाने वाले निषाद थे। निषाद जो जाति होती है, ठीक है, वो थे जो सिंधु घाटी सभ्यता को बसाए थे क्योंकि वही नदियों के किनारे रहते थे, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। ठीक है, देखिए धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें ध्यान रखिएगा यहाँ पे, धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। धौलावीरा खादिरबेट नाम के द्वीप से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों कुल 16 संस्कार हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 16 संस्कार कौन कौन से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है
पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नय संस्कार, चौथा है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें सातवां है आपका अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है मुंडन या फिर चुंडाकर्म संस्कार। जैसे होते जब आप छोटे थे तो आपका मुंडन हुआ था ना, वो भी आपके इसी संस्कार में आते हैं। ठीक है, देखिए विद्यारंभ संस्कार यानी पढ़ने वाला, कर्णवेद संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है। ठीक है, इसमें आपका 13वां है, देख सकते हैं केशांत संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार या फिर श्राद्ध संस्कार, जो लास्ट में श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध संस्कार आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 16 है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद में आपके सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सत्यमेव जयते शब्द हिंदू धर्म के मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही जीत होती है। इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्या पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं आपके चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर पूछा गया है परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो जो परमार होते थे ये मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे इनसे परमार वंश से, तो ध्यान रखेंगे। परमार राजवंश ने 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किए थे। ठीक है, परमार वंश के बारे में कुछ और बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। परमार राजवंश के संस्थापक वत्सराज थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है परमार वंश के संस्थापक कौन थे, वत्सराज। ठीक है, जिन्होंने 810 ईस्वी में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, परमार वंश के कुछ प्रमुख शासकों में उदयपुर, महेंद्रपाल, सिंधुरपाल, मुंजदेव, जयसिंह, नरवर्मन महाराज, महाराजा भोज, महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा भोज द्वितीय शामिल है। ठीक है, ये सब प्रमुख राजवंश जो आपका परमार वंश है उसके शासक हैं। ठीक है, चले आगे ध्यान रखिएगा। परमार वंश के अंतिम ज्ञात शासक महालक देव थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे महालक देव थे। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने महालक देव को हराकर 1305 ईस्वी में राजवंश को विस्थापित कर दिया, यानी खत्म कर दिया। ठीक है, चले 19 नंबर प्रश्न है सत्याश्रय शासक था। सत्याश्रय दोस्तों चालुक्य वंश का शासक था, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अब इनके बारे में जान लीजिए भैया, ये कौन थे। सत्याश्रय चालुक्य वंश का एक शासक था। वह तैलप द्वितीय के बाद चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी बना। उसे सत्तीग या सत्तीम नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे देखिएंगे, समरांगणा सूत्राधार का लेखक कौन था। तो इसके लेखक भैया आपके भोज परमार, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इनसे कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे। समरांगण सूत्राधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशी ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महान राजा भोज 1000 से 1055 ने की थी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बी डी सावरकर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। त्रिपिटक क्या है सर जी, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। देखें त्रिपिटक में 3 भाग हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके साथियों से जुड़े कई सूत्र हैं। विनय पिटक में क्या है सर जी, तो विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों के लिए मठवासी नियम हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, इतनी गहराई से मैं बता दे रहा हूँ, आप एकदम बहुत ही शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के मूल रूप को पाली कैनन कहा जाता है। असली त्रिपिटक ताड़ के पत्तों पर लिखे गए थे और उन्हें पिटारियों में रखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रास तरंगिणी के लेखक कौन थे। रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, सी ऑप्शन राइट है। कंटिन्यू ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, बहुत ही फेमस पुस्तक है। मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे। विशाख दत्त इसके लेखक हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, रामायण का लेखक कौन था? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर, रास तरंगिणी की रचना कब की गई? रास तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब रास तरंगिणी बहुत ही फेमस पुस्तक है तो इसे ध्यान रखिएगा। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ ने रास तरंगिणी की रचना 1147 से 1149 के बीच में की थी, ठीक है। यह ऐतिहासिक पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी। रास तरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। रास तरंगिणी पुस्तक को किसने लिखी? कल्हड़ ने। कब लिखी थी? 1147 से 49 के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो कल्हड़ थे ये कश्मीरी इतिहासकार थे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रास तरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। 27 नंबर प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? 4, 6, 8 या 12? वेदांग कितने प्रकार के हैं? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन राइट है। सर जी वेदांग 6 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ठीक है। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं। वेदों के अर्थ को समझने में वेदांगों का बहुत महत्व है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों का ज्ञान जरूरी है और इसके बिना वेदों के मंत्रों के अर्थ का पता नहीं चलता है, ठीक है। वेदांगों का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रतिहार वंश के प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम थे, ठीक है। अभी आगे मैंने पढ़ाया आपको, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। उनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी के आसपास था। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी जालौर में स्थापित की थी। उन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश में अवंती मालवा क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। इनकी जो राजधानी है इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चले 29 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? गाय के लिए प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले इसमें आगे देखिएगा, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या शब्द का मतलब है जो मारने योग्य नहीं है अथवा अवध्य, ठीक है। अवध्य मतलब उसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या के अलावा रुद्रों की माँ, वसुस की बेटी, आदित्य की बहन और अमृत का केंद्र भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 30 है, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पाणी दोस्तों व्यापारी थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों के एक वर्ग को पड़ी कहा जाता था। ये अमीर उद्यमी व्यापारी थे जो व्यापार या सूदखोरी के जरिए पैसा कमाते थे। वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देश की यात्रा करते थे। महर्षि यास्क ने पड़ी को वाथारका यानी व्यवसाय के रूप में वर्णित किया है। आगे देखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ऋग्वेद में 1580 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है, यानी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों आपके पूछे जाते हैं। मंडल तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सर जदुनाथ सरकार, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी चाणक्य हैं, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, ए ऑप्शन राइट है, इसको मैंने पढ़ाया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरी थी, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानगर पाया गया है, स्नानगर है, ठीक है, ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसमें आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में एक कृत्रिम टीले पर बना है। इसे बनाने में भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। यह हौज 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। चलें
अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? देखें इसमें जो सूतका गोंडेर है ये आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल में स्थित नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी सुरकोटदा, रंगपुर और देसलपुर ये स्थित है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए। आगे मैंने आपको बताया इस प्रश्न के बारे में, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं। देखिए कालीबंगा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कालीबंगा घग्गर यानी सरस्वती के नदी के किनारे स्थित है, ये तो मैंने आपको बताया। कालीबंगा की खोज 1960 में बीसी लाल और बीके थापर ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कालीबंगा से लकड़ी के हल और जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से एक शव भी मिला था जो पेट के बल लेटा हुआ था, ठीक है। कालीबंगा से भूकंप आने का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछा जाता है भूकंप आने का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ये आपका सरस्वती नदी को कहा गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, सीता से तात्पर्य है, सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया, भाग एवं बलि थे, ये क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अब भाग और बलि क्या थे, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। भाग जो होता था, अर्थशास्त्र के मुताबिक राजा जमीन का मालिक होता था और जमीन से मिलने वाले उत्पादन का एक हिस्सा उसका अधिकार होता था, जिसे भाग कहा जाता था। बलि क्या होता था? अशोक के शिलालेखों में बलि का उल्लेख मिलता है। बलि एक धार्मिक कर था यानी टैक्स था, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 9 है, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है, बताइए क्या है? तो इसमें जो तंबाकू है यह वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं था, बाकी चावल गेहूं और जौ का था, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? यह इंद्र को समर्पित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलिए 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है, ऋग्वैदिक युग की दो लोकप्रिय सभ्यताएं थी। ऋग्वैदिक युग की दो लोकप्रिय सभ्यताएं कौन सी थी? सभा और समिति थी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, वैदिक युग की दो लोकप्रिय सभ्यताएं थी, सभा और समिति। सभा क्या था? यह श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, इसमें महिलाएं भी शामिल होती थीं और उसे संभावती कहा जाता था। यह मूल रूप से एक परिजन आधारित सभा थी। सभा में युद्ध करना, संधि करना, नाप तोल के बारे में कानून बनाना और न्यायिक मामलों में राजा की मदद करने जैसे निर्णय लिए जाते थे सभा में। अब यहाँ पर समिति क्या होती थी उस काल में? तो समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती थीं और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती थी। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो ये आपके जस्टिन ने कहा था, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब जस्टिन कौन थे, चलिए इनके बारे में बता देते हैं। जस्टिन एक यूनानी लेखक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का समूह कहा था। हालांकि राय चौधरी के मुताबिक जस्टिन ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था उसका मतलब भाड़े का सैनिक, शिकारी या डाकू भी हो सकता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ रोचक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के पहले सम्राट और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, पूछा जाता है तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मौर्य से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं 321 ईसा पूर्व में नंदों पर विजय प्राप्त की थी और मगध पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना को चुना था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये कहाँ से आ गया, चले, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे जिन्होंने उन्हें राजनीति, कूटनीति और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को हराकर बड़ा मौर्य साम्राज्य बनाया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो ये था आपका डायमेकस, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा,
बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। डायमेकस मशहूर राजदूत और इतिहासकार मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी थे। दोनों का जिक्र ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने किया था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में कुछ और बातें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिंदुसार मौर्य सम्राट के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में सल्लेखना व्रत करके अपने प्राण त्याग दिए थे। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक की लिपि का उद्भाषण किया था, किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने साल 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। चलिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? तो जेम्स प्रिंसेप। सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुसाप्स था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले आगे आप लोग ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में यवनराज तुसाप्स सौराष्ट्र का गवर्नर था। तुसाप्स ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थीं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो ये 20वें वर्ष में किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी में अशोक के शासनकाल के 21वें साल की यात्रा का जिक्र रुम्मदेई शिलालेख में मिलता है। ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इस शिलालेख में अशोक ने लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान बताया है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया। यहाँ पर टैक्स नहीं, इन्होंने टैक्स यहाँ पर मुक्त कर दिए थे कि टैक्स आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप का पूर्ण किया गया था। सांची स्तूप को किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? अशोक, कनिष्क, खारवेल या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा? किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? अशोक के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व में कराया था। हालांकि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने इसे 2री शताब्दी से पूर्व में नष्ट कर दिया था। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, चलें किसने तोड़ा, किसने निर्माण कराया, यह सब मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बी ऑप्शन राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? सम्राट अशोक ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले इसके बारे में भी देख लीजिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। इसे बनाने का समय लगभग 250 ईसा पूर्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ किया? अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया। सी ऑप्शन राइट है 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आप लोग याद रखिएगा, गुप्त राजवंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के कम प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनका शासनकाल 10 वर्षों तक चला, 540 से 550। ठीक है, विष्णुगुप्त कुमार गुप्त तृतीय के पुत्र और नरसिंह गुप्त बालादित्य के पोते थे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय का जमाता कौन था, यानी इसके दामाद कौन थे? रुद्रसेन द्वितीय। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का जो विवाह है वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। क्या यह पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया?
तो जो आपका मेहरौली प्रशस्ति है ये आपका लौह स्तंभ पर पाया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने जड़ से उखाड़ फेंका? तो 9 को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है, कुमार देवी रानी थी, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। कुमार देवी सम्राट गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, वे लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं और समुद्रगुप्त की माँ थीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसने साकिर उपाधि धारण किया? साकिर उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से कौन भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 है आपका, परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? परम भागवत उपाधि ये मिलती है आपकी समुद्रगुप्त से। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए गुप्त वंश के राजाओं में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा समुद्रगुप्त को परम भागवत के साथ साथ कविराज, अश्वमेधा और धर्म प्रचार बंधु की उपाधि भी मिली थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बार कई बार पूछ चुका है ये प्रश्न, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के साथ साथ विक्रमादित्य, सकरी, देवगुप्त, देवश्री पूछा जाता है। देवश्री की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। देवराजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ सिक्कों और सूपिया स्तंभ शिलालेख के आधार पर यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 नंबर प्रश्न का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देव, देवराज और देवश्री भी थे। देवश्री मैंने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया, देवश्री किसी नाम से जाना जाता था, तो मैंने क्या बताया आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसके रचनाकार हैं हरिसेन। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। आगे याद रखिएगा, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो इनके पृष्ठ भाग पर शिव पार्वती का अंकन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो कुल टोटल 10,000, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जान लीजिए इनके बारे में। प्राचीन भारत के राजा हर्षवर्धन थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र और थानेसर के अंतिम राजा राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में शासन किया। चलिए आगे याद रखिएगा, हर्षवर्धन लेखक थे। हर्षवर्धन किसके लेखक थे? नागानंद के। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा, हर्षवर्धन एक लेखक थे और उन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 42 है, हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा, कब बैठा भैया? 606 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी कन्नौज थी। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी?
तो हेनसांग ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45 है आपका। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 है। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है आपका। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा। पृथ्वीराज विजय को लिखने वाले जयानक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज विजय की रचना कश्मीर के महाकवि जयानक ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि जयानक ने इसे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान 1191 से 1192 ईस्वी के आसपास लिखा था। ठीक है, चलिए आगे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज चौहान के रूप में पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के राजा थे और उन्होंने 1178 से 1192 ईस्वी के बीच शासन किया था। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था। परमार वंश के शासक आपके मुंज, उदयदित्य और उपेंद्र, ये तीनों थे। डी ऑप्शन राइट है। मुंज, उपेंद्र, ठीक है, और उदयदित्य परमार वंश के शासक थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आप लोगों का, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो बताने का प्रयास करेंगे कौन था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। तक्षशिला में विज्ञान, गणित, धर्म, कला और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, आगे मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई। मौर्य राजवंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे पहला और सबसे अहम साम्राज्य था। वह भिक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल में कंटक शोधन था। मौर्य काल में कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5वें का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये विलियम जोन्स ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचानने का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। यूनानी लेखक जस्टिन ने एपिटोम में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रो कोट्स के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे पहले गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, शाक्यों की राजधानी स्थित थी कहाँ। कपिलवस्तु में। ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी, जो अब नेपाल में है। यह प्राचीन शहर था और भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कपिलवस्तु में ही भगवान बुद्ध का बचपन बीता था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के राजा बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। उन्होंने चोल, पांड्य और केरल जैसे राज्यों के साथ साथ सातवाहन राजवंश को भी हराया था। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चलिए आगे याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी भाषा है। प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है,
अशोक के शिलालेखों में प्राकृत, ग्रीक और आरामी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। सर जी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हो सकता है प्राकृत ना दे तो दूसरी भाषा का नाम पूछ सकता है। ठीक है, चाणक्य जाने जाते थे, चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चले अगला प्रश्न है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में जान लीजिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। यह झील सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के बीच में है। सुदर्शन झील का अर्थ है सुंदर पानी की झील। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना? तो यह भद्रबाहु के संपर्क में आकर के बने थे। ठीक है, 15वें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले आगे याद रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक सम्राट महापद्मानंद थे। उनका शासनकाल 367 ईसा पूर्व से 338 ईसा पूर्व के बीच था। महापद्मानंद को भारत का पहला ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। उन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इनके गुरु थे भद्रबाहु, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया नहीं है चाणक्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे साथियों। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सी ऑप्शन राइट है। देखिए एकदम फटाफट फटाफट आपके 500 क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए गए, तो ये समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो देखें, लिच्छवी दौहित्र संबंधित है, अश्वमेध परामक्र और सर्व रोजो श्वेता, लेकिन विक्रमादित्य संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, समुद्रगुप्त से कौन संबंधित नहीं उपाधियों में? विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमारी देवी से शादी की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने इलाहाबाद प्रशस्ति में खुद को लिच्छवी दौहित्र कहा था। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या है? लिच्छवी राजवंश की पुत्री का पुत्र। चले अगला क्वेश्चन है आपका, फाहियान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 715 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ठीक है, इसके बीच में भारत आए थे। फाहियान चीन से भारत आने वाले पहले बौद्ध भिक्षु थे। चले आगे याद रखिएगा, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो स्कंदगुप्त को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था? परमार वंश के शासक उपेंद्र थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये आपके प्रभाकर वर्धन थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है, वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे, कौन थे? हर्षवर्धन। डी ऑप्शन राइट है, ये तो मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है, किसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? थानेश्वर। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे याद रखिएगा, वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर हरियाणा थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इसे कन्नौज उत्तर प्रदेश बना लिया था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर शासन किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े भाग का पुनर्गठन किया, किसने किया? हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन राइट है 32 का। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी, कहाँ? कन्नौज। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो राज्यवर्धन सेकंड की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है बताने का प्रयास करेंगे, कन्नौज। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। अगला प्रश्न है, सामंतवादी समाज में प्रमुख सामाजिक संबंध थे, कैसे सामाजिक संबंध थे? सामंत और कृष्णदासों के बीच संबंध थे। बी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर सामंतवाद को किसका प्रकार मानते हैं? तो ये पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का मानते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस व्यवस्था में सामंतवाद के तत्व प्रकट होते हैं? तो वर्ण व्यवस्था में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सामंतवाद के पतन से समाज में किस नए वर्ग का जन्म हुआ? तो शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल में सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए? पड़ोसी शासकों के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था, तो इसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है? तो पीपल, वट वृक्ष, आंवला, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, किसका प्राचीन नाम है भैया? बुंदेलखंड का। ये ऑप्शन आपका राइट है 44 का। देखिए एकदम फटाफट आपके क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था? अलबरूनी। सी ऑप्शन आपका राइट है। 46 नंबर प्रश्न, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम अमीना था। पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और कुरान के प्रचारक थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। सुन्नी लोग इस दिन को रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाते हैं, जबकि शिया लोग इसे 17वें दिन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए 48 नंबर प्रश्न, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रण उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, सोचिए 10 मिनट में मैंने आपके 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? सिक्किम में। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले, सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया? इसको तैयार करने वाले मोहम्मद इकबाल हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उर्दू शायरी की गज़ल शैली में कवि अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया बच्चों के लिए देशभक्ति गीत, यह कविता 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? ये आपका विवाह के समय प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, प्रथम युद्ध 1191 में। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, द्वितीय 1192, प्रथम 1191। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों अरबी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो यह आपकी हुई थी 712 ईस्वी में। यह ऑप्शन राइट है 56 का।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। यह भारत में पहली अरबी विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था। उसने अरोर के युद्ध में सिंध के अंतिम हिंदू राजा दाहिर को हराया था। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो ये जाटों के खिलाफ। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपके कई सारे क्लासेस करा, अभी मैं बताऊंगा। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना आखिरी आक्रमण पंजाब के जाटों पर किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटने के दौरान जाटों और खोखरों ने महमूद की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए जाटों को दंडित करने के लिए महमूद ने उन पर आक्रमण किया था। मैंने आप लोगों के कुल 5 मॉडल पेपर दिए हैं, 5 से 6 मॉडल पेपर, जिसमें से इस वाले में आपके 4 मॉडल पेपर इंक्लूड हैं। ठीक है, एक मॉडल पेपर आपका इसमें जो आपका चौथा मॉडल पेपर है, ठीक है, जो चौथा मॉडल पेपर है उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो आप लोग चौथा मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा वाला मॉडल पेपर। बाकी सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो आपको सारी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं। इसे आपने देख लिया, बहुत अच्छी है, लेकिन चौथा मॉडल पेपर आप लोग ढूंढ कर प्लेलिस्ट में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है उसे भी देख लीजिएगा। दूसरे विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, तराइन की पहली युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तराइन की पहली युद्ध 1191 में लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 60 का। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।